ओके। तो बेटा, ये एक ही छोटा सा एडिटोरियल में डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि और भी सारे मैं करूँगा धीरे धीरे, करता रहूँगा मैं। एक और एडिटोरियल एक स्टूडेंट ने, महेंद्र ने भेजा था, वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा। लेकिन अभी हमें शाम को भी क्लास करनी है, तो मैं एक छोटी क्लास ले रहा हूँ, इसमें एक आर्टिकल कर रहा हूँ। दो चार और एडिटोरियल वीकेंड पे ले लेंगे या तो फिलहाल अभी आप ये जो है एक एडिटोरियल को डिस्कस करते हैं और इसको कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कस करते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है, ये पेपर टू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बट मैंने तो अभी आपको पेपर टू पढ़ाया नहीं, ना मैंने मैक्रो पढ़ाई ना ग्रोथ। मैंने तो सिर्फ तुम्हें क्या पढ़ाया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाई है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से मैं इसको कैसे रिलेट कर सकता हूँ और वो उसका कैसे मैक्रो इकोनॉमिक और इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कौन सा टॉपिक जो हमने किया था, एक्सटर्नैलिटी। कैसे एक्सटर्नैलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक देश की जीडीपी को, उसके पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को चेंज करने में क्या रोल प्ले कर सकता है, तो वो ये देखना है। ठीक है। द केस फॉर अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बहुत बढ़िया आर्टिकल है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट की आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनकी थ्योरीज हैं, जैसे कि रोमर की थ्योरी है। ये हमारा ग्रोथ मॉडल होता है रोमर का, जिसमें आप आइडियाज की ग्रोथ के बारे में बात करते हो। और फिर उसके बाद एक स्टिग्लिट्स स्टिग्लिट्स के क्रिएटिंग लर्निंग सोसाइटी की आर्ग्यूमेंट है। फिर अगेन जोसेफ स्टिग्लिट की एक्सटर्नैलिटी से रिलेटेड आर्ग्यूमेंट है। ये हमारा मेन फोकस होगा। मतलब मेन इन द सेंस कि मैं इसको कनेक्ट करूंगा जो अभी तक मैंने पढ़ाया है, बाकी चीजें भी सारी इस ऑप्शनल के मॉडल से कनेक्टेड है, बट शायद आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ आए। और उसके बाद जो है फोर्थ, एम्पेरिकल सब स्टडीज हैं, वो क्या बताती हैं। और फिर फिफ्थ है और एक और नई फैंसी टर्म, जियो इकोनॉमिक्स। तो जियो इकोनॉमिक्स मीन्स कैसे ये इंटरनेशनल रिलेशन से, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी से कनेक्टेड है इकोनॉमिक्स। इस पर एक थ्योरी है एडवर्ड लुटवर्क की। तो वो सब डिस्कस करते हैं। चलो बेटा, तो पहले ना मैं तुम्हें कुछ की टर्म्स बताता हूँ, फिर मैं इसको इसके पूरे कॉम्प्रिहेंसिव वे में तुम्हें बताऊंगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर, स्टार्ट करते हैं इस बात से कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जरूरत क्या है और इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब होता क्या है। ठीक है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब होता है कि आप जो हैं एक देश के अंदर प्रोडक्शन सिस्टम, वो बहुत सारे गुड्स हो सकते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो सकती है, मोबाइल्स हो सकती है, टेक्सटाइल क्लोथिंग हो सकती हैं, और वाइट गुड्स जिसमें हम बोलते हैं एसी और ये इलेक्ट्रॉनिक्स गुड, ये सारे वाइट गुड्स बोल देते हैं। फूड मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, और मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। बहुत डिफरेंट 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 टाइप की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग एक ज़्यादा बड़ा पोर्शन होता है। तो इंडस्ट्री का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि मैन्युफैक्चरिंग ही होगी, इंडस्ट्री में बाकी पोर्शंस भी आते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग उसका डोमिनेंट पार्ट होता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडस्ट्री, तो दैट मीन्स इनडायरेक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना। ठीक है। तो अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत बेटा इसलिए पड़ी कि एम्पेरिकल स्टडीज ये कहती हैं कि जितने भी पिछले 200 साल में नेशंस जो अमीर बने हैं, जो रिच हुए हैं, डेवलप हुए हैं, उन सब की डेवलपमेंट किस बात पर निर्भर थी कि उनका इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना ज्यादा ग्रो करा। इंडस्ट्रियल सेक्टर से हमारा मतलब है, एक होता है ट्रेडिशनल सेक्टर मींस जिसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, एक होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर, और एक होता है हमारा सर्विसेज सेक्टर, जैसे बार की सर्विस, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी एक सर्विस होती है, जैसे गवर्नमेंट की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सर्विस होती है, जैसे ही आपकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की एक सर्विस होती है, ट्रेड्स की, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस होती है, होटल्स की सर्विस होती हैं। ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस होती है, बैंकिंग सर्विस होती हैं। एग्रीकल्चर या सबसिस्टेंस या ट्रेडिशनल, बहुत सारे नेम इसके लिए आप यूज कर सकते हो। इसके अंदर जो प्रोडक्शन होती है वो लो लेवल की होती है, मतलब प्रोडक्टिविटी बहुत लेस होती है, और लेस वैल्यू एडिशन होती है, क्योंकि इसके अंदर जो है मशीन का बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो मशीन जब कम इस्तेमाल होगा, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा?
प्रोडक्टिविटी ऑफ वन लेबर विल बी लेस। आप ही खुद सोचिए, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ। एक इंडिविजुअल के पास जस्ट ही हैज हैविंग जस्ट वन मोबाइल, सो his productivity, his work will depend upon this mobile. But if we give him the laptop and the tablet, his productivity will rise. So the more capital per worker will be there, his productivity will be higher. अब एग्रीकल्चर सेक्टर में ये प्रोडक्टिविटी इसलिए लेस हो पाती है क्योंकि यहाँ पर ऑल्दो इसमें भी कैपिटल को आप बहुत सारे एम्प्लॉय कर सकते हो, बट स्टिल मैन्युफैक्चरिंग के कंपैरिजन में नहीं कर पाते हो। तो जब भी कोई पिछले 200 सालों में इंग्लैंड हो गया जहां पर एनक्लोजर मूवमेंट हुई थी, एनक्लोजर मूवमेंट के साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, एनक्लोजर मूवमेंट की वजह से सरप्लस लेबर हो गई थी जो वहाँ की सिटीज में चली गई थी। सिटीज में जाने के बाद इंडस्ट्रीज का एक रेवोल्यूशन हुआ था, मींस वहां पर टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही थी, टेक्नोलॉजी के साथ उन्हें मिल गई सरप्लस लेबर, उस टेक्नोलॉजी की कैपिटल के साथ सरप्लस लेबर का करा गया इस्तेमाल, और वहां से शुरू हुई किस चीज की प्रोडक्शन, टेक्सटाइल की और उन्होंने जो इंडिया से इंपोर्ट करते थे उन्हें एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, बिकॉज पर लेबर की प्रोडक्टिविटी थी हाई और वो जल्दी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते सकते थे एट अ लेवर लोअर कॉस्ट। क्योंकि मशीन आने के साथ क्या हो जाता है, लेबर की प्रोडक्टिविटी राइज हो जाती है, एंड देन यू स्टार्ट ग्रोइंग द स्केल, देन द लेबर लोअर आई मीन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, यू नो, वो गिरता जाता है, एवरेज कॉस्ट गिरती है, यू बिकम efficient in manufacturing and then you start exporting and then you start getting rich। तो यहाँ से बेटा पता है क्या होता है, पहले 100 वर्कर्स जो थे यहाँ पर बैठे हुए थे, ठीक है, और सबको लोअर वेजेस मिलती थी, लोअर पुअर टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी थी। नाउ दे स्टार्टेड शिफ्टिंग हेयर, अब यहाँ पर भी लेबर की शॉर्टेज हो जाएगी बेटा, मींस 30 अगर यहाँ पर चले गए तो बेटा 30 यहाँ आ गए तो यहाँ बच गए 70। अब यानी लेबर की शॉर्टेज एग्रीकल्चर में, तो उनकी भी रियल वेज बढ़ना शुरू हो जाएगी। और ये जो गए हैं 30 सरप्लस लेबर इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ये तो और ज्यादा लैपटॉप्स और मशीन के साथ काम कर रहे हैं, तो इनकी रियल वेजेस तो हाई है ही, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस, what the traditional experience has been of developmental economics is that generally first this the surplus labor transfer from agriculture and subsidy sector to industrial sector, and here the real wages grows and here create is the लेबर स्क्वीज। लेबर स्क्वीज की थ्योरी बोलते हैं इसे, लेबर स्क्वीज, लेबर स्क्वीज का मतलब कम लेबर रह गई और इसलिए यहाँ पर भी डब्ल्यू बाई पी रियल वेजेस राइज होंगी, और यहाँ पर तो हायर ऑफर्ड थी लेबर प्रोडक्टिविटी की वजह से इसलिए ट्रांसफर हुआ था। अब क्या होगा कि एक देश की जो जीडीपी है मान लीजिए 1000 रुपीज है, तो पहले इस 1000 का शेयर जो है मेजोरिटी 50% एग्रीकल्चर से आ रहा था, बाकियों से कम कम आ रहा था, इंडस्ट्रियल से मे बी जो है 20% ही आ रहा होगा, और इसको भी आप कर लो 80% कर लो, 20% आ रहा होगा, और सभी सेक्टर से में भी बिल्कुल भी बहुत कम आ रहा होगा, या इसको आप कर लीजिए 15% कर लो और सर्विस सेक्टर को 5% कर लो, कुछ ऐसा आ रहा हो, ठीक है। तो अब जनरली ये पाया गया कि यूएस और जापान बिफोर वर्ल्ड वॉर टू हैपेंड, उससे पहले तो वो डेवलप्ड ही था, जर्मनी एंड ऑल दीज यूरोपियन नेशन जो आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़े होंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, इन सब ने कैसे ग्रो किया था कि ये जो सेक्टर था इसकी जो कंट्रीब्यूशन थी जीडीपी में इंक्रीज हो रही थी, उनका शेयर बढ़ रहा था, मींस अब एग्रीकल्चर 80% ना रह के कट के यहाँ पर 20% रह गया, और इंडस्ट्री का शेयर बढ़ रहा है आपका 60%, एंड द सर्विस सेक्टर इज वॉट इज 20%, ठीक है। नाउ इनकी ना पर कैपिटा जीडीपी बढ़ने लगी, और जब पर कैपिटा जीडीपी और ज्यादा बढ़ने लगी ना, तो इन्होंने इंडस्ट्रियल का शेयर नीचे आने लगा, नाउ इट स्टार्टेड कमिंग डाउन टू 40% एंड सर्विस सेक्टर का शेयर 40% का प्लेस ले लेता है। रिमेंबर स्माइल कर, स्माइल कर में मैंने बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो छोटी कंट्रीज में भेज देते हैं जहाँ पर एनवायरमेंटल लॉस खराब होते हैं, और बड़ी कंट्रीज में होती है मार्केटिंग और आर एंड डी। तो ये सर्विस सेक्टर का शेयर आर एंड डी बाद में राइज हुआ है, पहले मैन्युफैक्चरिंग हुई, देन दीज इकोनॉमीज का में जो सर्विस सेक्टर का शेयर होता है वो ग्रो करने लग जाता है, किसके अंदर, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर। बट अगर ये शेयर पहले ही ग्रो कर जाए कि इंडस्ट्री का शेयर कभी भी जीडीपी में 60% आ ही ना,
ये आपका 25%, 30% पड़ा रह जाए और ये शेयर ग्रो करने लग जाए 60%, तो उसे बोलते हैं प्री मेच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी एक देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ने से पहले ही उस देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर की डोमिनेंस कम हो गई और सर्विस सेक्टर की डोमिनेंस बढ़ गई। और ऐसे केस में सर्विस सेक्टर में ये होता है कि बैंकिंग फैसिलिटीज की सर्विस बढ़ी हुई है और क्या कहते हैं आपका बीपीओज की सर्विस बढ़ी हुई है, केपीओज की सर्विस बढ़ी हुई है, आपके सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट की सर्विस बढ़ी हुई है, फार्मा में सर्विस सेक्टर का जो कंपोनेंट है उसकी सर्विस बढ़ी हुई है, ट्रेड एंड होटल्स का शेयर बढ़ा हुआ है। तो पता है क्या हुआ आपके देश में? आपके देश में ना सर्विस सेक्टर जल्दी ग्रो कर गया। मतलब अब वो सर्विस सेक्टर की जो ग्रोथ हुई है ना, वो कुछ ही लिमिटेड रिच लोगों की एक्सपेंडिचर की वजह से चल रही है। आपके देश की इकोनॉमी में पर कैपिटा जीडीपी ब्रॉड बेस्ड नहीं हुई, इक्वालिटी क्रिएट नहीं हुई। उसके लिए जरूरी था कि पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ करता। इसको बोलते हैं लीप फ्रॉगिंग। एक नया वर्ड है लीप फ्रॉगिंग। इंडियन इकोनॉमी क्या हो गया? लीप फ्रॉग कर गया। लीप फ्रॉग की फील देनी है, कैसे दोगे? लीप फ्रॉगिंग का क्या मतलब हुआ? लीप फ्रॉगिंग का मतलब हुआ कि ये है हमारा मेंढक, ठीक है, ये मेंढक है, ये रहा, इसको जंप करके जाना था यहाँ और फिर जाना था यहाँ, ये डायरेक्ट जंप कर गया यहाँ से यहाँ, यहाँ पे कभी आया ही नहीं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, लीपफ्रॉगिंग, दोनों को आप कनेक्ट कर सकते हो। इसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी ने एक ऐसा देश देखा जिसके अंदर इनइक्वालिटी ग्रो कर गई, एंड इट इज ग्रोइंग। एंड एवरी ईयर ऑक्सफैम रिपोर्ट आती है और उसमें इंडिया की जो है इनइक्वालिटी बहुत हाई लेवल पे दिखाई जाती है। इनकम इनइक्वालिटी इनफैक्ट 50%, आई मीन 50% नहीं, इट इज कॉल्ड 5 गीनी कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को मेजर करने के बहुत तरीके होते हैं, जैसे कि मैं वेल्थ के बारे में कह सकूं, कंजम्पशन के बारे में कह सकूं, इनकम के बारे में सकूं। भारत सरकार कंजम्पशन के बेसिस पे इनइक्वालिटी को मेजर करती है। अब कंजम्पशन के बेसिस पे इनइक्वालिटी को मेजर करती है तो भारत की इनइक्वालिटी 0.3 आती है, कम आती है। क्यों? क्योंकि चपाती तो आप भी दो खाओगे और रिच भी दो खाएगा, या मे बी 3 खा लेगा। तो कंजम्पशन के एक्सपेंडिचर के बेसिस पे जब आप इनइक्वालिटी मेजर करते हैं वो हमेशा अंडर एस्टिमेटेड होती है। और थॉमस पिकेटी और चांसल ऑक्सफाम रिपोर्ट हमेशा इनकम के बेस पे करती है, तो वो इनइक्वालिटी हायर होती है। अगर आप वेल्थ के बेसिस पे इनइक्वालिटी करोगे तो दैट विल इवन बी हायर, 0.7। अब इस देश में इनइक्वालिटी हो गई हाई और सर्विस सेक्टर कर गया ग्रो लीव फ्रॉगिंग से पहले। और सर्विस सेक्टर की एक खासियत होती है, वहां पर इंप्लॉयमेंट इलास्टिसिटी लो होती है। मींस वहां पर 1% ऑफ जीडीपी बढ़ेगा, वहां पर 1% ऑफ जीडीपी अगर बढ़ेगा बेटा, if there will be rise of 1% of GDP where सर्विस सेक्टर में, तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट 0.5 समथिंग होगी, या मींस 1% से जीडीपी बढ़ा, उसके 0.5% से आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ी। तो इसका मतलब क्या होगा? सर्विस सेक्टर अगर ब्लूम कर रहा है ड्यू टू लीप फ्रॉगिंग, तो आपकी देश में एम्प्लॉयमेंट कम होगी, इनइक्वालिटी हाई होगी, और आपकी देश में इक्वालिटी लेस होती और एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी की हायर हायर एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी की होने की वजह से इन इंडस्ट्रियल सेक्टर आपकी कंट्री के अंदर ज्यादा लोगों को जॉब मिलती और इनइक्वालिटी लो होती। और आपको ऑक्सफैम की रिपोर्ट में ये 0.3, ये 0.5, 0.7, आई मीन इनकम इनइक्वालिटी 0.5 देखने को नहीं मिलता, और ये वेल्थ इनइक्वालिटी 0.7 देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो इसका मतलब वो ऊपर वाला जो आर्टिकल अब यहाँ से शुरू होता है, वो ऊपर वाला आर्टिकल ये कह रहा है कि इंडिया को आज के दिन जॉब्स की जरूरत है। एम्प्लॉयमेंट इज द रियल कॉज ऑफ पेन फॉर यूथ एंड फॉर इंडिया। एंड वो इसलिए नहीं हो पाया बिकॉज एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी सर्विस सेक्टर में लेस है, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और इंडस्ट्रियल सेक्टर में पर्टिकुलरली। एंड आई told you when I am talking about industrial sector, then indirectly it means manufacturing sector, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंपोनेंट उसके अंदर मैक्सिमम होता है। तो इंडिया जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाया, जॉबलेस ग्रोथ इंडिया ने जो देखी और हायर इनइक्वालिटी जो इंडिया ने फेस करी, उसका रीजन है कि हमारी इकोनॉमी लीपफ्रॉग कर गई। और उसका मेन रीजन है कि हमने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज अपनाई, जो लेके आए, वो वीक थी, या तो वो डिसोरिएंटेड थी, वो डिसऑर्गेनाइज थी, या तो अच्छी इकोनॉमिक थिंकिंग नहीं की गई थी उनपे,
That's why this thing happened. And to correct that thing, now we need to change. And that is all about this editorial is. हमसे पहले जितने भी देश ग्रो हुए हैं ऐसे ही ग्रो हुए हैं। इस चीज से रिलेटेड एक एक्सपीरियंस है, एम्पेरिकल एविडेंस। इट इज कॉल्ड फ्लाइंग गीज मॉडल। जैपनीज इकोनॉमिस्ट ने अकामात्सु ने ये स्टडी करी थी। ये फ्लाइंग गीज मॉडल क्या होता है? जो सबसे ऊपर वाला होता है किंग होता है, सबसे आगे चल रहा है। ही इज डोमिनेटिंग, दिस गाय इज, दिस बर्ड इज डोमिनेटिंग द फ्लॉक, द ग्रुप ऑफ बर्ड्स। However, these birds keep shifting the position of being the leader. There will be some time when this guy will shift to this position, and then this to this, and then this to this. So it actually happened. So there is a model in economics optional trade cycle theory which is in international trade, और वो मॉडल हमें बताता है कि इनिशियली एक डेवलप्ड कंट्रीज एक्सपोर्ट करता है हाईटेक गुड को, ठीक है, जापान को, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड को, जापान को। कौन से कौन से गुड थे? रेडियो। रेडियो को सबसे पहले प्रोड्यूस कर कर वैक्यूम ट्यूब्स के बेसिस पे रेडियो बनाया गया था, और उसको प्रोड्यूस कर कर, एक मिनट वेट, वैक्यूम ट्यूब्स को यूज कर कर रेडियो बनाया गया था, और उसको एक्सपोर्ट करा था यूएस में, जापान में। जापान में वो रेडियो आया, उन्होंने देखा कि भाई इसके अंदर क्या है, और जापान ने वो रेडियो को इमिटेट करना शुरू किया। तो यूएस ने तो हाईटेक रेडियो बनाया और पहले अपने देश में उसको सेल करा, फिर जापान में उन्होंने सेल करा, क्योंकि जापान की लेबर चीप थी। रिमेंबर, वो सारे लेबर कहाँ पर पड़े हुए हैं? एग्रीकल्चर और सब्सिस्टेंस सेक्टर में। तो उनके पास चीप लेबर थी, तो लेबर आई, उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करी, ब्रेक करा, और सस्ता जुगाड़ लगा के थोड़ी लोअर क्वालिटी का रेडियो बनाया, और उसे एक्सपोर्ट करने लग गए यूएस में। और ये साइकिल शुरू हो जाती है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। देन दे स्टार्टेड इनोवेटिंग। पहले उन्होंने असेंबल करना शुरू किया होगा स्माइली कार पे, एंड देन दे स्टार्टेड linking up with other companies who were marketing and who were doing research. And then their government came to the rescue of Japanese import and export, and to create employment opportunity for those people. This was the time when the America was feeling pain and guilty about destroying the Japanese economy, and Japan was very much interested in going into the hands of USSR to stop it and to correct its misdeed. US came to the rescue of Japan because the Japanese government was struggling with employment, so they also helped the Japanese government in subsidizing the Japanese industry. They framed the industrial policy. They started first assembling these things. Then they started rising up the Smiley curve with the help of R&D. And that's how in 1970s they started, 60s, they started re-exporting the electronic goods to the Americans, and even they started innovating the electronic goods. First electronic innovated goods by Sony was the Walkman. अब तो उसे कोई याद भी नहीं करता, कैसेट डालते थे उसके अंदर, सुनते थे हम लोग 90s में वॉकमैन। तो 90s में बहुत कल्चर ये फेमस था। ठीक है, तो अब ये जो बंदा है ये जापान है। इट इज लीडिंग इन द ईस्ट एशियन ईस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है, एंड द जापान विल बिकम किंग इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इट्स कंपनी विल गो ग्लोबल, सोनी, and then the Sony, the Japanese industrial, remember, sector started rising, per capita increasing, then the service sector growing, demand for good services, resort services,
hospitality services rising, banking services rising. So now the people shifting from here, and the share of this service sector is rising because the demand for more and more services are coming because people have become rich. So now even they started shifting to the R&D and marketing thing, and manufacturing thing went to Korea, or then other poor nations of the East Asia, and eventually it ended up in manufacturing of microchips, leader, becoming the leader, becoming the Taiwan as the leader of manufacturing of microchips. And then this thing happened. So eventually, those who are lower at the lower end, they keep shifting and then keep shifting and then become the leader, and then they leave that assembling and I mean that manufacturing component, they shift to the higher value addition in the smiley curve, and they coming back. So now this industrial policy is talking about that India, the time has come that East Asian countries have become rich, their real wages have risen, and then the shift happened from them in the first decade of the 21st century to China. China exploited this flying geese model. It became the leader. As you heard the name, made in China, made in China, everything was made in China and everything was assembled in China. And even the Foxconn started its plant of assembling the iPhones in China. So China became the leader, and now China has industrialized and its real wage has increased, and India is coming to the position of India may come to the position of this being the leader here. But to get that leadership position, India is facing stiff competition from Bangladesh and Vietnam. Luckily or fortunately, Bangladesh has come into the crisis. Now the fierce battle is going on with India and Vietnam. So, okay. Now in this context, we have to come up with an industrial policy जो कि ऐसा इकोसिस्टम बनाए जिसपे हम इस स्माइली कर्व के इस एंड पर डोमिनेट करना शुरू करें असेंबलिंग का, और फिर धीरे धीरे बेटा मैन्युफैक्चरिंग का, और हम ये लीडरशिप पोजीशन ले ले फ्लाइंग कीस मॉडल की। इसके लिए हमें चाहिए एक इनेबलिंग इकोसिस्टम जिससे हम लीडरशिप बन में आ सकें। उससे हमारे देश में फॉर्मल सेक्टर में जॉब क्रिएट होएगी, ना कि स्विगी की डिलीवरी कर रहे हो, 500 रुपए ले रहे हो, जब मर्जी झापड़ लग रहा है बाहर निकाल दे रहे हैं। इन लोगों की कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, गालियां अलग से पड़ती हैं, डिसरिस्पेक्टफुल गिग इकोनॉमी वर्ड इनके लिए यूज किया जाता है। पूरा का पूरा इंडिया गिग इकोनॉमी पे नहीं जी सकता है। वी हैव सम बेसिक रिस्पेक्ट जो हमें चाहिए, और हम उसके साथ एक अच्छी जॉब सिक्योरिटी वाली जॉब चाहते हैं। दीज जॉब्स आर नॉट द काइंड ऑफ जॉब्स एस्पायरिंग इंडिया इज लुकिंग फॉर एंड इट्स एजुकेटेड सिटीजन्स और इज स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉर। हमें चाहिए एक ज़्यादा वैल्यू एडिशन वाला फॉर्मल सेक्टर का, सोशल सिक्योरिटी के साथ हायर रियल वेजेस वाला सेक्टर में जॉब। ये जब आएगा जब आप हाई एंड के गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग में, असेंबलिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में एंड देन देयर R&D में आप राइज करना शुरू करोगे स्माइली कर्व में। और ये आप तभी कर पाओगे जब आपके पास एक अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, और ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाने का इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्यों ज़रूरी है, क्यों बिना इंडस्ट्रियल पॉलिसी के हम टेक ऑफ नहीं कर सकते हैं, इसकी वजहें, उसके रीजंस इस आर्टिकल में बताए गए हैं। ठीक है, इस आर्टिकल के अंदर बताए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला एक्सप्लेनेशन, अब ये 6 एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। देखो इंडिया की कितनी बुरी हालत है। R&D में इंडिया का 0.65% ऑफ जीडीपी होता है, ग्लोबल 1.8% है, यूएस का 2.9% ऑफ जीडीपी है, इसराइल का 4.5% ऑफ जीडीपी, और यूएस का 2.9% ना इतना मैसिव है ना, इतना मैसिव है कि हमारी आधी जीडीपी को नाप देगा। मीन्स इंडिया का 0.65% ऑफ जीडीपी $3 ट्रिलियन पे है, या मे बी 4 ट्रिलियन, बट यूएस का 2.9% $40 ट्रिलियन पे है। तो एक 3 ट्रिलियन की 0.65% और एक 40 ट्रिलियन की 2.9%, एंड देन द इजराइल 4.5% एंड द ग्लोबल एवरेज। अनदर इंपॉर्टेंट issue here,
R&D बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं ऊपर बताऊंगा तुम्हें कि R&D से जो होता है बेटा, क्या होता है कि टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी राइज होती है। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या होता है? प्रोडक्टिविटी बताओ, पहले प्रोडक्टिविटी को देखो। ये लेबर थी, ये टोटल प्रोडक्ट था। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में देखते थे तुम, ऐसा कर्व बनता था, 12th में भी देखा होगा। ये कर्व ऊपर राइज हो जाएगा, मींस सेम लेबर एल डैश ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी में राइज। टोटल का मतलब ये हमने सिर्फ लेबर का दिखाया, कैपिटल का भी ऐड कर दो तो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मींस सेम लेबर ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करती है, सेम कैपिटल ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करती है। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी R&D पे डिपेंड करती है। R&D का मतलब है कि कुछ ऐसे इक्विपमेंट बनाना जिससे हमारे इनोवेशन हो, जिससे हमारे लैपटॉप ज्यादा एफिशिएंट बने, और जिससे हमारी इस तरीके के टूल्स बनाए कि हमारी लेबर भी ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाए। एग्जाम्पल कोबोट्स। कोबोट्स अगर मैन्युफैक्चरिंग में आ जाए तो एकदम से टोटल प्रोडक्टिविटी राइज हो जाएगी। कोबोट्स का मतलब होता है यू आर नॉट एंटायरली रिप्लेसिंग द ह्यूमन फ्रॉम द प्रोडक्शन चेन, बट ब्रिंगिंग द रोबोट along with the human being, and they are combining and they are producing, and it is called cobots production. ठीक है? And China is trying to do this because it do not want to lose the position of a leader in flying geese model, because its real wages are rising. So it has come up with the solution that even if the real wages are rising, the cost of production can be decreased if we bring in the cobots. Then more output will be produced with the given 100 real wages, and then they can be competitive enough to provide cheap production cost to the multinational companies, and they will not switch their production plant of apples from there to India. So it is not going to be easy. They are also doing the innovation and research. सो अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, प्राइवेट सेक्टर से हमारे देश में हम गवर्नमेंट को बहुत कोसते रहते हैं, वी ऑलवेज कीप क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट ही R&D में 73.6% कंट्रीब्यूट करती है, और प्राइवेट सेक्टर केवल 36.4% कंट्रीब्यूट करता है, जबकि चाइना में 77% कंट्रीब्यूट करता है। हाउएवर दीज फिगर्स आर डिस्टॉर्टेड, डोंट गो बाय दीज फिगर्स, बिकॉज चाइना में आपको पता नहीं चलेगा कि प्राइवेट सेक्टर कौन सा है, पब्लिक सेक्टर कौन सा है, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज, सिस्को एंड ऑल, ये जो कंपनियां हैं हुवेई, इनकी इंटर लिंक्स बताते हैं इकोनॉमिस्ट, एंड इवन इन चाइनीज इन यूएस इकोनॉमी में ये बहुत बहुत डिबेटेबल सब्जेक्ट है कि ये जो सीमिंगली प्राइवेट सेक्टर आपको दिख रहा है, वन प्लस जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हुबेई है, और जो बड़ी कंपनीज हैं चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग की इलेक्ट्रॉनिक्स में जो लीडरशिप ले रही हैं, वो बेसिकली प्राइवेट नहीं है, वो पीछे से फंडेड गवर्नमेंट की है, तो वो पब्लिक सेक्टर की है। तो वहां पर भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि वहां पे R&D में चाइना 77% कर रहा है। हाउएवर व्हेन यू विल गूगल, यू विल फाइंड दिस फिगर, बट इट इज डिस्टॉर्टेड। और प्राइवेट सेक्टर इंडिया का 36%। तो ये कुछ डेटा हो गया, ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसके बारे में देख लो बेटा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 1956 में लेके आए थे, पेपर 1 के 2 के अंदर कॉम्प्रिहेंसिवली इसे स्टडी करेंगे। मैं बस तुम्हें एक फिगर बता रहा हूँ कि पहली बार फिगर ये आई थी, और यहाँ पर हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को ऑप्ट करा था, और पब्लिक सेक्टर की डोमिनेंस थी प्राइवेट सेक्टर पर। फिर उसके बाद लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG रिफॉर्म्स एंड प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर को की एनर्जी को अनलेश करा गया, और उनको ज़्यादा परमिशंस और कैपेसिटी क्रिएशंस को बढ़ाने के लिए परमिशन मिली, तो उससे कुछ इंडिया को टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज मिला, और हायर GDP की ग्रोथ मिली। और अब फ्यूचर ओरिएंटेड हमें फिर से रिफ्रेम करने, और इस पर डिबेट हो रहा है, ठीक है। अब ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टू रिजॉल्व दिस इशू, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और यू कैन से इम्प्लिसिटली इट इज वर्किंग एज एन इंडियाज इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम रेशनल फॉर एंड व्हाई द नीड फॉर इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज रिक्वायर्ड एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इकोनॉमिस्ट, दैट वी विल डिस्कस। तो पहला, फर्स्ट रोमर मॉडल, ठीक है। 6 ही बातें डिस्कस करनी और जल्दी से हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का विजिबल हैंड, रोमर एंड लुकास इज आर्ग्यूइंग दैट गवर्नमेंट्स विजिबल हैंड, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। हम लेसेज फेयर पॉलिसी नहीं चला सकते, फ्री की
पॉलिसीज हम नहीं चला सकते, मींस फ्री मार्केट की पॉलिसीज। आपको ये सारे वर्ड मिलेंगे ऊपर, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो, ठीक है, थोड़ा सा रीड करोगे तो देखो, आर्थर लुइस, डेवलपमेंटल मॉडल, एग्रीकल्चर में ट्रांसफर ऑफ सरप्लस लेबर को हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। हर्शमैन की बैलेंस एंड अनबैलेंस थ्योरी ऊपर दिखाई दे जाएगी तुम्हें, ये पीएलआई स्कीम, और ये इंडिया की मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड फेयर एंड फेमा, और ये भी इंडिया के इनिशियल पॉलिसीज थी जिन्होंने लाइसेंस राज को जन्म दिया था। यहाँ पर लेसेज फेयर यानी फ्री मार्केट की इकोनॉमी को कंस्ट्रेंट करके रखा था, हर चीज के लिए गवर्नमेंट की परमिशन रेगुलेशंस रिक्वायर्ड थी, और ज्यादा डोमिनेंस पब्लिक सेक्टर था, पब्लिक सेक्टर ज्यादा चीजों में प्रोड्यूस करता था। अब वो वही आर्ग्यूमेंट बता रहा है कि क्यों जरूरत है इस सारे के सारे, ये सारा हिस्टोरिकल चीजें इतनी डिटेल में नहीं होंगी, लेकिन आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा इसमें, ये रीड मारोगे तो, ठीक है, ठीक है। और अभी फिलहाल बता रहे हैं कि हाउ पीएलआई स्कीम्स इज अफेक्टिंग द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब हम टेक्निकल बात करते हैं, तो देखो, ये एक रोमर मॉडल की ग्रोथ होती है आउटपुट की लॉन्ग रन में, जो कि इक्वल होती है, ए का मतलब यहाँ पे है आइडिया, इसका एक फॉर्मूला डिराइव होता है, लैम्डा एन वन अपॉन अपॉन वन माइनस थीटा। लैम्डा एन है पॉप लैम्डा एन क्या है, पॉपुलेशन, और लैम्डा और थीटा को तुम अभी फिलहाल बस ये समझ लो कि जितना ज्यादा देश के लोग अच्छा क्वालिटी का, चीटिंग वाला रिसर्च नहीं, चीटिंग वाला नहीं, वो चीटिंग वाले रिसर्च को ये कंपोनेंट कैप्चर करता है। जितना कम फेक चीटिंग वाला रिसर्च होगा, लैम्डा बढ़ जाएगा और थीटा घट जाएगा, न्यूमरेटर बढ़ेगा और डिनोमिनेटर, सॉरी, लैम्डा भी बढ़ेगा और थीटा भी बढ़ेगा, तो न्यूमरेटर भी बढ़ेगा, डिनोमिनेटर डाउन जाएगा, देश के अंदर आइडियाज की ग्रोथ बढ़ेगी। आइडियाज की ग्रोथ से ही बेसिकली हम इनोवेट करते हैं और नई नई टेक्नोलॉजीज और न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को इनिशिएट करते हैं, और उससे हमारे देश के टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी राइज होती है, कैपिटल की भी और लेबर की भी, और देश की जीडीपी हायर ग्रोथ पाथ पर एक्सेलरेट करती है। तो रोमर और लूकास ये कहता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी है, क्योंकि यहाँ जहां पर मैंने आपको बताया, जब जापान ने लीडरशिप कैप्चर करी, तो बहुत सारी सब्सिडीज दी गई थी, सपोर्ट दिया गया था गवर्नमेंट को का। तो गवर्नमेंट की जो है जो गवर्नमेंट रिसर्च करती है और जो टेक्नोलॉजीज आती हैं, जैसे कि एक मैं बताता हूँ तो, हाइब्रिड मस्टर्ड, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये हाइब्रिड मस्टर्ड बनाए, काइंड ऑफ जीएम क्रॉप है, जो कि जिसका डेटा और हर चीज़ आपको एक्सेसिबली मिल जाएगी, वो किसी का प्राइवेट नहीं है, वो सरकार का बनाया हुआ पब्लिक रिसोर्स है, और उसको लोग यूज कर कर पूरे के पूरे देश में उसका बेनिफिट एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो ये नॉलेज स्पिल ओवर होता है और इनोवेशन होता है कि अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करे तो, क्योंकि इनिशियली प्राइवेट सेक्टर नहीं करता है और गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, तो देश के अंदर आर एंड डी को अगर बढ़ाती है तो देश के अंदर लैम्डा बढ़ेगा और थीटा भी बढ़ेगा, और आइडियाज की ग्रोथ होगी, इनोवेशन होगी, और आपका देश हायर ग्रोथ रेट पे जाएगा। फिर एक होता है स्टिगलेट्स की आर्ग्यूमेंट, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, ये भी जो है बेटा, ये भी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। हमारा बस यहाँ पर एम्फेसिस ये है कि यहाँ पर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है, इसी बात को स्टिगलेट्स भी सपोर्ट करता है। वो ये वर्ड यूज करता है, क्रिएटिंग लर्निंग सोसाइटी, ठीक है, ठीक है, ये देख रहे हो, देयर वर्क इज backed by data on productivity growth in sectors where state intervention facilitates technology transfer, skill development, particularly in industries such as electronics and automotive. Uh, countries like Japan and Germany did, ठीक है। तो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ये दोनों बातों को हम अलग अलग इकोनॉमिस्ट के को कोट कर कर, स्टिगलेट्स की कोट कर कर, क्रिएटिंग लर्निंग सोसाइटी, और दूसरा रोमर का आइडियाज की ग्रोथ और नॉलेज स्पिल ओवर की ग्रोथ, इनोवेशन की ग्रोथ, सेम ही पॉइंट है। इससे एक देश के अंदर इनोवेशन का और प्रोडक्टिविटी का इकोसिस्टम बढ़ता है। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जो कि है जोसेफ स्टिग्लिट्स
और जॉर्ज एकरलफ की आर्ग्यूमेंट। ये लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नैलिटी, ये आपने पढ़ा है और इसको मुझे बताना है। चलो एक काम करते हैं, एक चीज, एक प्राइवेट, एक प्राइवेट फार्म है, ठीक है बेटा, ठीक है, वो R&D कर रही है, ठीक है, R&D कर रही है, ठीक है, इधर सारी कॉस्ट है। अब वो देखो, जब R&D बढ़ाएगी तो उसकी ना एक कर्व होगा, कॉस्ट बेनिफिट, और एक होगा बेनिफिट। क्या बेटा, सॉरी, ये है आपका कॉस्ट बेटा, कॉस्ट कर्व बढ़ रही है, और ये है आपका बेनिफिट, बेनिफिट कर्व। जब आप R&D बढ़ाओगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी एक पर्टिकुलर फर्म के लिए। तो वो कितना R&D करे, वो यहाँ तक R&D करेगी बेटा, जितना, यहाँ पर देखो, ये वो रुकेगी इतने R&D पे, आर डैश डबल डैश पे, वो आर ट्रिपल डैश पे जाएगी इक्विलिब्रियम में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बेनिफिट है वो आउटवे करता है किसको, कॉस्ट को। दिस इज द प्रॉफिट दे आर हैविंग, so they will keep rising, keep increasing. Here the same, here now they will not do the R&D, they will not invest in R&D. Why? Because cost is higher than their benefit. Okay beta, so if we will leave the R&D sector and the skilling of the labor, ठीक है, and infrastructure as well, ये तीनों चीजों पे अप्लाई होगा। यहाँ पर आप बदलते रह सकते हो R&D को और इंफ्रास्ट्रक्चर स्किलिंग पे एक्सेस में। तो बेटा वो तो अपना प्राइवेट बेनिफिट देखेंगे, लेकिन R&D आपको पता है ना क्या होता है, आइडिया मैं तुम्हें शेयर कर दूं फ्री में, हो गया तुम्हारा काम। तो जो सोशल बेनिफिट होता है ना, कर्व, वो और ज्यादा होता है, राइटवर्ड शिफ्टेड। ये ना प्राइवेट बेनिफिट है, ये सोशल बेनिफिट है। अब ये सोशल बेनिफिट में प्राइवेट वाले वाला तो क्यों ही, अब देखो अगर यहाँ पर हम सोसाइटी का बेनिफिट कितना है R&D से कंपेयर करें तो ज्यादा हुआ ना बेटा, ये डिस्टेंस है ना। तो इसका मतलब अगर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये वाला रिसर्च होना चाहिए ना, R4 डैश, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने तो ये करा। और ये सोशल बेनिफिट क्यों है, क्योंकि अगर प्राइवेट अपना लेबर को स्किल्ड करता तो वो घर में भी जाके कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकता था और उस स्किल को यूज कर सकता था, या उस स्किल को शेयर कर सकता था, और स्पिल ओवर इफेक्ट हो सकता था पूरी इकोनॉमी में। समझ रहे हो? तो पूरी की पूरी इकोनॉमी का के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते बेनिफिट ज्यादा था। इन्हीं को मैरिड और डीमेरिड गुड कहते हैं। एजुकेशन इसलिए मैरिड गुड है, उसमें ना सिर्फ जब आप पढ़ते हो तो आपका प्राइवेट बेनिफिट होता है, आप समाज को सभ्य बना रहे हो, कुछ अच्छी चीज आपकी एजुकेशन से निकल के आएगी, तो सोशल बेनिफिट ज्यादा है। इसीलिए यहाँ पर किस चीज की प्रेजेंस है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। और तुम्हें पता है ना, जब भी एक्सटर्नैलिटी होगी तो फ्री मार्केट क्या करेगी, मार्केट फेलियर, डेड वेट लॉस। इस केस में ये डेड वेट लॉस सोसाइटी का, इसको खत्म करने के लिए सब्सिडाइज करा जाता है, और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी होती है टैक्स लगाते हैं। तो ऊपर जो आर्ग्यूमेंट हो रही है, अब इसको तो आप समझ पाओगे, ठीक है, ऊपर वाली आर्ग्यूमेंट को अब आप समझ पाओ। ऊपर वाली आर्ग्यूमेंट को देखो बेटा, सी, अब आप इसको रीड करोगे आपको समझ आएगा। इन इंडिया, इन इंडिया सी स्टिकलेस एंड जॉर्ज
have extensively written about the inefficiencies in resource allocation driven by information asymmetric. Information भी asymmetric थी इसमें, externalities and public good problem. इंफ्रास्ट्रक्चर में भी प्राइवेट, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे को बनाना है, एक रोड बनाना है, तो मैं तो अपना प्राइवेट बेनिफिट देखूंगा, तो कम ही रोड बनाऊंगा। अगर पब्लिक का तो बेनिफिट उस रोड से बहुत है ना, उसी टाटा के बनाए हुए, अगर टाटा ने अपनी पर्टिकुलर प्लांट तक जाने के लिए एक रोड बना दिया, तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी उसे यूज कर पाएगा, तो बेनिफिट तो ज्यादा होगा ना। तो इसी तरीके से पब्लिक गुड का नेचर जहाँ क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ पब्लिक गुड। और एक्सटर्नैलिटीज R&D जो प्रोवाइड करती हैं, वो फ्री मार्केट में एफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं होती। एंड दैट्स व्हाई इन इंडिया दीज मार्केट इफेक्शन आर पर्टिकुलरली एविडेंट इन सेक्टर सच एंड R&D इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर प्राइवेट फर्म अंडर इन्वेस्टमेंट बिकॉज दे कैन नॉट फुली कैप्चर द रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। इसी वजह से किस चीज की जरूरत है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्ट करे। Information asymmetry leads to suboptimal investment in R&D while non-excludable nature of इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि वो बेशक अपने प्राइवेट रोड बना लिया, जो है फॉर एग्जाम्पल आप अपनी गली में रहते हो और आपकी गली टूटी हुई है और आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन उस गली को यूज तो सभी करेंगे, लेकिन आप इतने अमीर हो कि आपने उसको बनवा दिया, यूज तो सभी करेंगे ना, वो पब्लिक गुड हुआ। यही, तो मैं ज्यादा बेनिफिट, मैं उसको इसलिए नहीं बनवाना चाह रहा क्योंकि मेरे को उससे बेनिफिट कम आ रहा है, लेकिन अगर हम सारे के सारे लोग मिल जाएं, बैठ के मीटिंग करें एक रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन की, वो तो बन जाएगा वो। प्रॉब्लम ये है कि प्राइवेट इंडिविजुअल अपने अकेले पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है, तो वो नहीं बना रहा। तो ऐसी जगह पर जहां पर एक्सटर्नैलिटीज होती हैं और वो पब्लिक गुड होते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, वहां पर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वही बना सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगा R&D में काम। ठीक है। However, instead of broad government intervention, a market-oriented policy can strategically target these inefficiency by providing selective incentive. अब चक्कर क्या है कि ये जो नेचर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि ये R&D पब्लिक गुड है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक गुड है, ये सारी चीज़ों के लिए की वजह से ही हमने स्टार्टिंग में, हमें पता था प्राइवेट सेक्टर उसमें सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, तो हमने उस वक्त स्टार्टिंग में ही इंडिया ने IITs बनाई जहाँ पे R&D हो सकेगा, और फिर इंडिया ने वहाँ पर ही अपने पब्लिक सेक्टर PSUs बनाए, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट जब करते तो पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से करते, वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते, खाली प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते। ठीक है बेटा। सो दिस इज द, एक मिनट बेटा, हाँ क्या, हाँ तो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। हेलो, ओके, हेलो, एम आई ऑडिबल बेटा? हेलो, हेलो, यस सर। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एक मिनट बस, थोड़ा सा रह गया है, खत्म करने वाला हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब बारीक बात है इसमें, कि इसका मतलब ये है कि पब्लिक सेक्टर के इंटरवेंशन की जरूरत है, लेकिन ना सही तरीके से जरूरत है। आपने ज्यादा अगर इंटरवेंशन कर दी तो वो रिजिडिटीज क्रिएट कर देता है, फिर फ्री मार्केट का फायदा नहीं उठा पाते। तो आप ना, पता है क्या करो, केवल उस सेक्टर के अंदर पब्लिक सेक्टर की इंटरवेंशन करो जहां पर क्या है, मार्केट फेलियर है एक्सटर्नैलिटीज की वजह से। जहां पर एक्सटर्नैलिटी नहीं है, वहां पर आप मत एंटर करो। तो इंडिया को ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी चाहिए जहां पर एक्सटर्नैलिटीज की वजह से सब ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है और इन्वेस्टमेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है बेटा। तो ऐसी जगहों पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना पड़ेगा। वो सेक्टर कौन से हैं, जैसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे R&D, जैसे एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन। उसके बाद स्किलिंग है, स्किल इंडिया है, तुम्हें लग रहा होगा है, यही सबको लग रहा है। यही डिफरेंस होगा एक स्पेशलाइज्ड कंटेंट को पढ़ने में और इस बात को समझने में। यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन जो होती है, प्राइमरी एजुकेशन जो होती है, वो एक तरीके का पब्लिक गुड होती है। ठीक है बेटा। लेकिन एक फर्म का, प्राइवेट फर्म का एक अपना सीक्रेट होता है,
जिससे वो अपनी प्रोडक्ट की नीश बनाती है, अपनी कॉस्ट कटिंग करती है। तो वो जो होती है ना, लेबर को स्किल करना नहीं चाह रही होती है, वो लेबर की प्रोडक्टिविटी में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करती, क्योंकि लेबर भाग सकती है। अब मैंने एज ए प्राइवेट इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट किया, तो वो लेबर भाग जाएगी, ठीक है। तो अब मुझे इस प्रॉब्लम, तो यानी प्राइवेट सेक्टर इसको कर नहीं रहा है। अच्छा, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचता है कि अच्छा, इनको ये डर है कि ये लेबर जो है भाग जाएगी, तो चलो ये स्किलिंग अंटायरली पब्लिक है, इसके स्पिल ओवर सारी इंडस्ट्रीज पे जाएंगे। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका इनिशिएटिव लेती है, स्किल इंडिया प्रोजेक्ट रन करती है। बट स्किल इंडिया के प्रोजेक्ट में ना एक प्रॉब्लम है। स्किल इंडिया के प्रोजेक्ट को ये नहीं पता है कि स्किलिंग करनी क्या है, क्योंकि उनका इंडस्ट्री के साथ लिंकेज प्रॉपर नहीं है। इंडस्ट्री कभी भी अपने प्रोडक्शन मेथड्स के सीक्रेट्स को शेयर नहीं करना चाहती हायर लेवल पे। तो वो लिमिटेड शेयरिंग करेगी, बहुत हायर लेवल पे नहीं करेगी। तो पता है क्या होता है, इंडिया के जो स्किल इंडिया प्रोग्राम्स होते हैं वो चलते हैं, और आप ये देखोगे कि सर नाम तो बहुत आ रहा है स्किल इंडिया का, देन व्हाई पीपल आर अनएम्प्लॉयड, व्हाई द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज नॉट एब्जॉर्बिंग दीज पीपल। क्योंकि बेटा, इंडस्ट्रियल और स्किल इंडिया के प्रोजेक्ट में ना लिंकेज प्रॉब्लम है। वो तभी प्रॉपर अपने टाइप से उन्हें स्किल कर सकते हैं जब आप क्या करो, जब आप क्या करो, जब आप क्या करो बताओ, जब प्राइवेट सेक्टर ही उन्हें ट्रेन करे। प्राइवेट सेक्टर के ट्रेन ना करने का कारण वो भाग जाएंगे। इसका सॉल्यूशन संतोष मेहरोत्रा, इकोनॉमिस्ट, आरआईसी मॉडल बताता है। रीइंबर्सिबल इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन। तो हम, ये जर्मनी में होता है मॉडल। तो हम कोई भी फर्म होंगे, पांच छह कंपनीज के ऑनर्स होंगे, हम ट्रेन करेंगे, और जितने ट्रेनिंग पे हमने उसके पैसे लगाए हैं, हम उसका जो डेटा है वो क्रिएट करेंगे, हम बता देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। फिर अगर वो बंदा भाग भी जाता है, किसी और फर्म में जाता है, तो मेरा लॉस नहीं होगा, क्योंकि मुझे रीएम्बर्स करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट एट द सेम टाइम मैं उसको अपने अकॉर्डिंग ट्रेन कर पाऊंगा, और सारी इंडस्ट्रीज ऐसे करेंगी। ये मस्त अमेजिंग तरीका है स्किल करने का, एक प्राइवेट सेक्टर के जिसमें उसकी स्किन इन्वॉल्व है, क्योंकि उसे एक्चुअली में बेनिफिट उससे होगा, और उसका जो डर है आपने एलिमिनेट कर दिया। यही मॉडल बिना इस नाम के कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बताया गया, और अब गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी इज ऑल्सो कमिंग अप विद दैट मॉडल। वो मॉडल है वो इंटर्नशिप वाला, कि आप इंटर्नशिप करोगे और 1 साल 2 साल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तुम्हें पैसे देगी। थोड़ा सा चेंज है बस उसमें। ये स्किल ऑफ इंडिया को दोबारा से मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं कि आपको बहुत बारीक तरीके से, बहुत समझ समझ कर आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी इस तरीके से डिजाइन करनी होगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहीं पर इंटरवीन करे जहां पर रिक्वायरमेंट है। कहाँ पर रिक्वायरमेंट है? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड R&D में, लेकिन हर जगह पे नहीं। ये स्किलिंग वाले में थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली। ध्यान दो, डायरेक्टली स्किल इंडिया ना करे, बट इन कोलैबोरेशन विद प्राइवेट सेक्टर करे। तब ये इनएफिशिएंसीज खत्म होंगी, और हमारे देश की टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बेटा राइज होंगी। और जैसे ही टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी राइज होती है, तो बेसिक बताऊं तुम्हें, मैं बताता रहता था फर्स्ट लेक्चर में, जो मैं परेशान हुआ था आप लोगों को बताने में समझाने में, ये टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को ऐसे ही बता सकते हो, PPF हो गया, शिफ्ट राइट वर्ड। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी दिखा रहे हो आप, ये टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, और पूरे के पूरे देश की GDP राइज होगी। फिर उसके बाद आप देखोगे कि ये सब एम्पेरिकल स्टडी बताई गई है कि कैसे इस स्ट्रेटेजी से चाइना ने, देखो, स्टडीज इन दिस डोमेन शो दैट कंट्रीज विद एक्टिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिनकी थी टू एक्सपीरियंस हायर रेट्स ऑफ टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ एज सीन इन केस ऑफ चाइना। उन्होंने सब्सिडाइज करा है यहाँ जहाँ पर, और इंटरवीन करा है जहाँ जहाँ पर एक्सटर्नैलिटीज की प्रेजेंस थी। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, चाइना स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन हाईटेक इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ट्राई किया था हाईटेक में, महालनोबिस स्ट्रेटेजी में,
बट उसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए, और वो 1970s के आते आते, जिसको डार्केस्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी बोला जाता है, लेफ्ट लर्च जो मिसेस गांधी ने किया, उसकी वजह से वो सारा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया। इंडिया वॉज अहेड ऑफ चाइना टिल 1960s। वी स्टार्टेड falling behind China only from the days of the cult politics of Mrs. Gandhi. Then this issue which I discussed is Dani Roderick. इन्होंने बताया the phenomena of premature death as discussed by Dani Roderick occur when developing countries begin। बस वही कंसेप्ट है जो मैंने आपको बता दिया। फिर फिफ्थ में फिर से ये दूसरी इकोनॉमीज के बारे में बता रखा है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब सेम ही रेपिटेशन है। अब लास्ट में तुम देख सकते हो जियो इकोनॉमीज का एडवर्ड लुटवक का कंसेप्ट। ठीक है, ठीक है, ये कह रहा है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या होती है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या होती है कि कैसे एक देश, एक मिनट, थोड़ा सा जीडी कर दूं, मैं भी रिकॉल कर लूंगा। ठीक है, explored by scholar Edward Lotter using economics instrument to achieve geopolitical objectives. Economic strength as a critical component of national security in multipolar world. Industrial capabilities, particularly in strategic sector like defense and telecommunication and critical technology, are essential for maintaining strategic autonomy. ठीक है, reducing the dependency of autonomy। आ जाओ, अब तुम इस बात पे आ जाओ कि व्हाट इज के ये क्या है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। और मैं तुम्हें बहुत मस्त एग्जांपल से बताऊं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। तो ये ताइवान है, ये चाइना। ये बात हो रही है पिछले 10-20 साल की, 20 सालों की, लास्ट 20 years। उससे पहले तुम जाओ, ये है यूएस और ये है जापान, और ये बात हो रही है 1980s की। तो इस वक्त जापान ग्रो कर रहा था, और जापान ने ट्रेड साइकिल के थ्योरी के अकॉर्डिंग री एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और जापान स्माइली कार में ऊपर चढ़ गया, और ये बहुत सारे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जो कि डिफेंस इक्विपमेंट में यूज होते थे, अमेरिका के मिसाइल्स बनाने में, मिसाइल्स बनाने में पता है क्या यूज होता है? माइक्रोचिप। ये माइक्रोचिप की प्रोडक्शन जो थी, डैम्स, मेमोरी चिप, और कुछ और भी चिप होते हैं, लॉजिक चिप, ये जापान बनाने में इसमें एक्सपर्ट हो गया। और ये बहुत सारे चिप्स की रिक्वायरमेंट थी मिसाइल्स बनाने में और बाकी सारे डिफेंस चीजें बनाने में। यूएस को अचानक से रियलाइज हुआ 1980s में कि अगर जापान ये चिप्स की प्रोडक्शन रोक कर एक्सपोर्ट करना बंद कर दे, तो सारे के सारे हथियार अमेरिका के रखे रह जाएंगे। एक बार वो खराब हो गया तो वो उसे बनाने के उनके पास माइक्रोचिप नहीं है, जबकि अमेरिका पहले बनाता था माइक्रोचिप। लेकिन जब उसने देखा कि माइक्रोचिप बनाना ज्यादा चीपर है, कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है, जापान को बनाने दो, हम कुछ और R&D में काम करते हैं, तो जापान पर उसकी डिपेंडेंसी हो गई सप्लाईज ऑफ माइक्रोचिप्स की। अब उसकी सारी मिसाइल्स डिपेंड करती हैं जापान पे। जापान नाराज हो जाए और माइक्रोचिप्स सेंड करना बंद कर दे, तो उनकी मिसाइल्स बंद हो जाएंगी। तो इसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने कोरिया को आगे कर दिया कि भाई अब हम ना एक और बेस बनवाते हैं जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, कोरिया। फिर कोरिया ग्रो कर गया, फिर उन्होंने क्या करा, ताइवान को कर दिया। और अब ताइवान के बारे में आप स्टडी करोगे ना, TSMC कंपनी जो है पूरी दुनिया की 90% चिप्स बनाती हैं, माइक्रोचिप्स। एंड दिस इज द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ऑफ ताइवान। दैट्स व्हाई nobody can dare to touch Taiwan just because of this, because ये 90% ऑफ माइक्रोचिप्स ताइवान के कंट्रोल में है। अगर चाइना ने ताइवान को कंट्रोल कर लिया, तो चाइना विल कंट्रोल द एंटायर वर्ल्ड माइक्रोचिप्स, और सब बंद पड़ जाएंगे, वेस्ट यूरोप भी और अमेरिका भी। So there is a direct challenge from America that you cannot dare to touch Taiwan because it is the world factory. At the same time, China is also fearing the Taiwan. Why? Because सारी की सारी कुछ 15 साल पहले सारी की सारी माइक्रोचिप्स की प्रोडक्शन ताइवान कर रहा था, और चाइना भी खुद ताइवान पे डिपेंडेंट था। तो इसीलिए चाइना अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कि अपनी मर्जी से मैं अपने फॉरेन रिलेशन चला सकूं, क्योंकि अगर आप
फॉरेन रिलेशन सपोज करो किसी थर्ड कंट्री के इशू आता है सी का और यूएस उस पर सैंक्शन लगाना चाहता है, बट जापान उसकी साइड हो जाता है और बोलता है कि नहीं, आई विल नॉट एक्सपोर्ट दोज थिंग्स टू यू, then it will lose its strategic autonomy. Same case is to gain its strategic autonomy. China started giving high subsidies to R&D and इसने खड़ी करी हुवेई, सिस्को, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो फिर ये माइक्रोचिप्स बनाने लगी और ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डोमिनेंस आने लगी और ये अब प्लस वन प्लस और ये ऐसी चीजों को लाने लगे हैं। लेकिन स्टिल ताइवान इज प्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम माइक्रोचिप। नाउ द कमिंग टू द इंडिया। अब इंडिया के भी जो डिफेंस वेपन्स है बेटा और जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं वो माइक्रोचिप्स पर डिपेंडेंट है, एंड वी डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी और एबिलिटी टू प्रोड्यूस आवर ओन माइक्रोचिप्स। अब इस माइक्रोचिप्स के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा चिप लगा दिया जाता है जिसको बोलते हैं बैक डोर। और ये क्या कर सकता है कि अगर ये हमारे डिफेंस के सिस्टम में ये माइक्रोचिप्स यूज हुआ तो इस बैक डोर से चाइना में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जा सकती है, एंड वी विल बी अंडर थ्रेट इंटरनली और एक्सटर्नली। सो इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए सडनली हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट बंद हो जाए, तो इंडिया को अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बनानी होगी। इसे बोलते हैं जियो इकोनॉमिक्स। अब इसके लिए इंडिया ने शुरू करी पीएलआई स्कीम, और पीएलआई में इंडिया ने भी ऐसे ही सब्सिडीज देना शुरू किया, मेजोरिटी उन सेक्टर्स में जहां पर आर एंड डी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है और जहां पर एफडीआई चाहिए, क्योंकि इंडियन प्राइवेट सेक्टर इज नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट फॉर आर एंड डी, देयरफॉर वी आर ब्रिंगिंग द फॉरेनर्स through the FDI so that they bring the technology with them and they transfer the technology to us. To give them the incentive, we came up with production linked incentive scheme, और इस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को हमने 2020 में शुरू किया और हमने ये 14 सेक्टर में लेके आए, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, मेडिकल डिवाइसेस में, वाइट गुड्स में, फार्मा ड्रग्स, सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स में, ऑटोमोबाइल्स में, और इन सारे सेक्टर में, इन हर जगह यहाँ पर तुम देखोगे कहीं ना कहीं माइक्रोचिप वगैरह मेजोरिटी केसेस में यूज हो रहा है। और ये बोला गया कि आप जितना, ठीक है, बोथ डोमेस्टिक और प्राइवेट कोई भी हो, जो भी इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेगी, और इन सेक्टर्स की ये पाई गई कि इनकी एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी भी बहुत हाई है, जो भी इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेगी उसे फाइनेंशियल अवार्ड दिया जाएगा बेस्ड ऑन देयर परसेंटेज ऑफ देयर रेवेन्यू ओवर अप टू 5 ईयर्स, 5 साल तक। तो ये एक सब्सिडी का ड्रग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो दिया, ठीक है। इसके कुछ ड्रॉबैक है, हम चाहते हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग में आए। तुम्हें पता है ना मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा वैल्यू एडिशन होती है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन इट एंड इट इज सेइंग चाहे तुम हमारे कंट्री में बेशक मोबाइल लाके असेंबल करो, विच एप्पल इज गोइंग टू डू, बिकॉज एप्पल ने अब प्लांट असेंबलिंग का प्लांट लगाया बेटा, मैन्युफैक्चरिंग का नहीं, असेंबलिंग का लगाया। असेंबलिंग में कम वैल्यू एडिशन होगी, बट कोई बात नहीं, आप उसको असेंबल करो। वो इंपोर्ट करेंगे मैन्युफैक्चर्ड को और इंडिया में सिर्फ असेंबल करें, क्योंकि इंडिया के पास चीप लेबर है और वो स्किल्ड नहीं है। अगर स्किल्ड लेबर होती ना तो मैन्युफैक्चरिंग कर लेते। अब असेंबलिंग तो गधों को बोला जाता है ना, बस ये एक तार से एक तार जोड़ो और कुछ नहीं। तो इंडिया के पास स्किल्ड लेबर इनफ है नहीं, तो दे विल डू असेंबलिंग हियर। बट with the help of this we are bringing the industrial, we are trying to bring a such an industrial policy जिसमें हम स्किलिंग का भी ध्यान दें। तो हमारे लेबर जब स्किलिंग भी करने लग जाएंगे तो वो मैन्युफैक्चरिंग में चले जाएंगे, वन स्टेप अहेड इन स्माइली कार। अब ये जो डज नॉट डिफरेंशिएट है, आप इसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, बट इकोनॉमिस्ट विल नेवर क्रिटिसाइज, बिकॉज इकोनॉमिस्ट नो दैट इनिशियली वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द असेंबलिंग, ठीक है। एंड देन कंप्लायंस कॉस्ट चेक कैसे करेंगे कि ये जो सब्सिडी इनको दे रहे हैं कि एक्चुअली वो यूज ढंग से करते हैं या चीटिंग करते हैं उसमें, और वो सब्सिडी को कितना आर एंड डी पर यूज कर रहे हैं। तो ये पीएलआई स्कीम के कुछ ड्रॉबैक है और ये इसके सेक्टर्स हैं, ठीक है बेटा। अब ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी के आर्टिकल को तुम पढ़ोगे, तुम्हारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो मैंने आज डिस्कस करा बहुत लंबे टाइम तक खत्म है, ठीक है। इन बातों से ज्यादा कभी यूपीएससी पूछ नहीं पाएगा और इससे ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। अब ये जो मेरी बातें हैं, ये जो लेक्चर है, कभी कभार जब तुम्हारे सामने आया करेगा, इसको इस्तेमाल करना, इस नॉलेज को और इन आर्टिकल्स को डिकोड करना, और तुम आराम से समझ जाओगे। तो ये टॉपिक हमेशा के लिए खत्म, ठीक है।
इससे रिलेटेड कुछ कुछ नई नई छोटी छोटी फैंसी टर्म्स आएंगी, उन्हें बस कैच करके लिख लें। ठीक है, खत्म करें फिर, किसी को डाउट नहीं है तो, क्योंकि शाम का लेक्चर भी बनाना है। ओके, ठीक है बेटा। हेलो, 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 एम आई ऑडिबल? हेलो, Yes, sir. समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. आर Yes. एंड ये रोमर की इक्वेशन नहीं आई होगी ना, ये टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, खत्म करते हैं फिर। ओके। Thank you, sir. ओके।